नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कोरोना के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है। आबादी के हिसाब से राज्य का देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी महामारी का मुकाबला करने में जुटा हुआ है। सरकार अपने स्तर पर कोविड को मात देने के लिए तमाम नियम कायदे बना रही है। सरकार का दावा है कि 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में हालात काबू में लाने की हर मुकम्मल कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन पर सबसे ज्यादा फोकस है। कोविड को हराया जा सके इसके लिए 97,000 गांव में टेस्टिंग और सैंपलिंग कराई जा रही है। सरकार हर जतन करने का दम भर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या जो उपाय किए गए हैं उससे हालात अब पटरी पर आ रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या अब भी कुछ सख्ती की जरूरत है? क्या लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं? क्या जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है? और इसी पर आज हमारी है ये महाबहस। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन से टूटेगी कोरोना की चेन। कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, इसमें काफ़ी पिछले 24 अगर हम लोग अप्रैल से देखेंगे तो एक्टिव केसेस प्रदेश के अंदर जो 3,09,000 तक पहुंचे थे, वह घट करके अब 2,62,000 तक आ चुके हैं। और ये सामूहिक प्रयास से संभव हो पाया है। प्रोटोकॉल के पालन से कोरोना पर जीत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा कोरोना आंशिक कर्फ्यू है उसको भी अब बढ़ा के सोमवार प्रातःकाल 7 बजे तक किया गया है। और इस दौरान जैसा कि पूर्व में था, सभी जो औद्योगिक गतिविधियां वो चलती रहेंगी, आवश्यक सेवाएं चलती रहेंगी। कोरोना से लड़ाई थोड़ी और कड़ाई। आज महाबहस इसी पर। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएलडी के प्रवक्ता हैं अनिल दुबे जी, वो भी जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता काजी इमरान साहब भी जुड़ चुके हैं और एसपी के नेता अभिषेक सोम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और लखनऊ से हमारे रिपोर्टर राजीव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अगर आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं, आप देख रहे हैं सरकार के इंतजाम भी, व्यवस्थाएं भी, हालात भी, और जो जनता की जागरूकता है वो भी आपको नजर आ रही है। अगर हम ओवरऑल हालात की बात करें तो क्या दिख रहा है वहां पर? क्या और सख्ती करने की आवश्यकता नजर आ रही है? देखिए अपर्णा, उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि योगी सरकार ने एक बार फिर से जो आंशिक कर्फ्यू है वो उत्तर प्रदेश में आगामी 10 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी सरकार के सामने चुनौती ये है कि जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचानी है। और यही कारण है कि सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द इस संक्रमण को रोका जाए। और इसी के चलते जगह जगह जो लॉकडाउन लगाया गया है, जो कर्फ्यू लगाया गया है, उसमें अब सख्ती बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि पंचायत चुनाव के चलते जो कोरोना का संक्रमण था वो अब न सिर्फ शहरों बल्कि गांवों तक पहुंच चुका है। और इसी के चलते आज से योगी सरकार द्वारा गांवों में भी एक बड़ा अभियान चलाया गया है। उत्तर प्रदेश में करीब 97,000 ग्राम सभाएं हैं, राजस्व ग्राम है, जिनमें आज ही करीब 69,000 गाँव में सैनिटेशन का काम किया गया है। करीब 71,000 कर्मचारियों की इस काम में ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी ओर जो लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जो बताया जाता है कि ये एक मजबूत विकल्प है, प्रभावी विकल्प है, उसके लिए भी एक लंबा अभियान लगातार उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। अब 18 साल से भी ऊपर के लोगों पर एक बड़े स्तर पर अभियान चलाकर इन शहरों में, विशेष शहरों में जहां पर संक्रमण ज्यादा है वहां पर अभियान चलाया जा रहा है। और आज ही योगी सरकार ने 40 मिलियन डोज के टेंडर देने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर
अपने स्तर से उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की जनता का भी ये दायित्व है कि वो जो सरकार के प्रयास है उनमें सहयोग करे, क्योंकि अगर ये बिल्कुल लगातार हम भी अपने प्रोग्राम के माध्यम से, अपने बुलेटिन के माध्यम से यही अपील भी करते रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का पालन करना है। मनीष शुक्ला जी, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अब ये नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामलों में जो गिरावट देखने को मिल रही है, या जिस हिसाब से एग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है, कि अब हम ऑन ट्रैक पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये और सख्ती की कमी आप महसूस कर रहे हैं? कि आपको लगता है कि और कड़ाई की आवश्यकता है ताकि लोग भी समझे, जागरूक दिखे? देखिए, कोरोना के दूसरी लहर का संक्रमण का प्रसारण बहुत तेजी से हुआ था और सरकार ने तत्काल कदम उठाना शुरू किया और आज उसका परिणाम सामने है। आज उत्तर प्रदेश में उपचारित होकर घर जाने वालों की संख्या 40,000 पार कर गई। यद्यपि नए संक्रमित मरीज भी 31,000 करीब निकले हैं। तो जो टेस्ट है वो आज 2,32,038 से टेस्ट हुआ है। करीब 4,40,00,000 के आसपास टेस्ट उत्तर प्रदेश में अभी तक हुआ है। देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ है। 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। अगर उस अनुपात में देखें तो संक्रमितों की संख्या तमाम राज्यों से, अगर जनसंख्या के अनुपात से देखें तो कम हुई है और उपचारित होने वालों की संख्या अच्छी संख्या में बढ़ी हुई है। तो ऑक्सीजन की जो क्रंच था, केंद्र सरकार की सहायता से उसको पूरा किया गया है। ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं और इसके अतिरिक्त आगे भी इस तरह की कोई समस्या ना आए, इसके लिए भी जिला हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। CSCs को भी तैयार किया जा रहा है कोविड से लड़ने के लिए। ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है, टेस्टिंग का काम शुरू किया गया है, ट्रेसिंग का काम शुरू किया गया है और हमको लगता है कि जनता के सहयोग से इसको अचीव करेंगे। जनता के सहयोग से, बिल्कुल यही बात कही जा रही है। जी, बात कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी, मनीष जी। जी, तो देखिए, निश्चित रूप से जनता का सहयोग तो आवश्यक होता है, क्योंकि हर जगह कड़ाई से ही काम नहीं हो सकता। यद्यपि जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी, जैसे आज सुबह 7 बजे कल सुबह 7 बजे कर्फ्यू का समय समाप्त होता 7 तारीख को, उसको बढ़ा के 10 तारीख किया गया है और जो भी कदम उठाना पड़ेगा सरकार उठाएगी। सरकार की नज़र में प्रदेश के नागरिक का जीवन बचाना सर्वप्रथम लक्ष्य है। अनिल दुबे जी, जो भी कदम उठाना होगा वो उठाएगी सरकार, उठाया जा रहा है, कह रहे हैं मनीष शुक्ला जी। आप कितने सहमत हैं इस बात से, और क्या इस बात को आप भी मानते हैं कि जनता की भी जिम्मेदारी है? जागरूक हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन हम जागरूकता का असर दिखाएं, उस अभियान में शामिल हो, ये हर व्यक्ति को समझना होगा। देखिए अपर्णा जी, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता के जागरूक होने से काम केवल नहीं चलने वाला है। सरकार को जागरूक होने की जरूरत है और सरकार आंकड़े देने की बात ना करे कि हमने आंकड़े दे करके अगर उत्तर प्रदेश को कोरोना से मुक्त कराना है तो ये गलत बात है, क्योंकि सही ढंग से टेस्टिंग हो और अस्पतालों में लोगों के इलाज की व्यवस्था हो, लोगों को ऑक्सीजन मिले, लोगों को दवाएं मिले, उसके लिए जिसके लिए वो लोग परेशान हैं। आज भी सरकार तो कह रही है कि हम गांव-गांव घर-घर जाकर टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने उत्तर प्रदेश से और देश से कोरोना को खत्म कर दिया था। सरकार ने तो आंकड़े ऐसे दिए थे कि अब कोरोना उत्तर प्रदेश में, देश में कहीं रह ही नहीं गया। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश ट्राई कर रहा। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के बाहर लोगों को जगह नहीं मिल रही है। इनके CMO, इनके अधिकारी टेलीफोन नहीं उठाते। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर सरकार की पार्टी के सरकार का पक्ष वो हमेशा रखा करते थे, उनको सुविधा नहीं मिल पाई तो आम आदमी का क्या होगा? ये स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश की। अस्पतालों में जगह नहीं है, कोई भी CMO टेलीफोन उठाता नहीं है, अगर उठाता है तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। मरीजों को कहीं अस्पताल में जगह नहीं मिल पाती। आपके हिसाब से तो अभी भी जो प्रदेश की व्यवस्थाएं हैं वो ट्रैक पर नहीं है। मनीष जी, मैं बस 30 सेकंड समय लूंगा। जी। देखिए, डॉक्टर मनोज मिश्र
दिवंगत हो गए। सर्वप्रथम तो मैं हम लोग की श्रद्धांजलि उनके प्रति। डॉक्टर मनोज मिश्र कानपुर में SIS हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद वो रिजेंसी हॉस्पिटल, कानपुर का एक अच्छा हॉस्पिटल है, सभी लोग जानते हैं, वहाँ एडमिट थे। भगवान को मंजूर नहीं था कि हम लोग के बीच में वापस आए, कोरोना के उसमें वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये इस तरह की बातें करके पैनिक न क्रिएट करे। मैं अधिकृत रूप से बता रहा हूँ कि इन दोनों हॉस्पिटल में वो रहे, SIS हॉस्पिटल रहे, फिर रिजेंसी में रहे। जी ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। काजी इमरान साहब, जो इंतजाम व्यवस्थाओं की बात यहाँ पर मनीष शुक्ला जी ने कही, क्या उन तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, और वो पालन हर कोई करे, जो चुनकर आए जनप्रतिनिधि हो वो भी पालन करे और साथ ही आम जनता भी करे? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है और जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर जनता जागरूक हो गई तो क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी? जनता के जागरूक हो जाने से क्या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था हो जाएगी? क्या वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो जाएगी? क्या अस्पतालों में जो आज बेड की व्यवस्था खराब है वो व्यवस्थाएं हो जाएंगी? आज जो सबसे बड़ी बात है, जनता पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब जागरूक है। जनता को मजबूर किसने किया? जबरन उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव किसने कराए? और पंचायत चुनाव जहां जहां जिस चरण में पंचायत चुनाव जिन जिलों में हुआ, आप वहां पे कोरोना के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। जैसे जैसे चुनाव होता गया उन जिलों में कोरोना के केसेस बढ़ते गए। तो कहीं ना कहीं चुनाव सबसे बड़ा एक जिम्मेदार रहा इस पूरे मामले को लेकर, जो अव्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक सरकार की व्यवस्था की बात है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं आपके सामने बैठा हूं। मैं 16 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुआ था, मैंने प्राइवेट लैब में जांच कराई। जो सरकारी अस्पताल में जो जांच मैंने कराई थी, 26 अप्रैल को मैं निगेटिव हुआ, वो भी जांच मैंने प्राइवेट अस्पताल में कराई, और साथ ही साथ मैंने सरकारी अस्पताल में भी जांच कराई। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने जांच कराई है, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है कि अभी तक मैं पॉजिटिव हूं या निगेटिव हूं। रिजल्ट अभी तक अवेटेड है। आप बताइए, इस तरह की व्यवस्था, मैं खुद भुक्तभोगी बैठा हूं, एक सम्मानित नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, उसके बाद भी अगर हमारे साथ इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का जो है व्यवहार कर रही है, इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो आम नागरिकों के साथ क्या हो रहा था बिल्कुल भली भांति समझा जा सकता है। आज ऑक्सीजन की क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में, ये के अंदर इतना बड़ा संकट देखने को मिला कि वाराणसी में आज पैरासीटामॉल की कमी हो गई है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, लोग बिना ऑक्सीजन के लोग खत्म हो रहे हैं। वाराणसी में पैरासीटामॉल नहीं मिल रहा है, जो कोरोना के लिए जो इंजेक्शन है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, संकट है, दवा नहीं मिल पा रही है, सैंपल जो ले जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है। मैं इस पर जवाब लूंगी मनीष जी से, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। अभिषेक सोम साहब भी जुड़े हुए हैं और लगभग वही बातें मुझे पता है वो करने जा रहे हैं जो आपने कह दिया। अभिषेक सोम जी, देखिए, सबसे बड़ा ये लड़ाई चलती रहेगी। आपस में हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर ये बहुत गंभीर लड़ाई है और इसमें सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि महामारी अब गांव तक पहुंच चुकी है, गांव चपेट में आ चुके हैं। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, इनके ना पास कोई दवाई भी नहीं है, ना ही उनका कोई टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट करते हैं तो 10-20 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आ रही है। लोग मर रहे हैं, बुखार समझ के मर रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि ये बुखार है या कोरोना है, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हॉस्पिटल, कोई भी अधिकारी अपनी जवाबदेही के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनको उस बात पे काम करने के लिए तैयार है। फोन स्विच ऑफ है, हॉस्पिटल के बाहर लोग मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। मैं तो कहूंगा सरकार को पूर्ण रूप से इसमें अपना देश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए और सेना के हवाले इस देश को कर देना चाहिए, सैन्य शासन लागू कर देना चाहिए, जब जाके आम लोगों का जीवन बच सकता है। अन्यथा हम लोगों की भी जान, आज हम सुरक्षित है, कल कहां से हम लोग इन्फेक्टेड हो जाए, कोई सुविधाएं नहीं है। मतलब कहीं कोई ना डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर प्राइवेट हॉस्पिटल एक तरफ लूट मचा रहे हैं,
रेमडेसिविर ठीक है, इंजेक्शन ठीक है। मेरठ के हमारे अंदर साथ 1-1 इस लाख पैनल में रुपए डॉक्टर बिका कौशल गया कांत है। मिश्रा जो तो वरिष्ठ ये चिकित्सक तमाम हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार सुन लेते हैं जो मौजूदा हालात है। डॉक्टर कौशल कांत, आपने सब कुछ सुना, आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं कि जो ओवरऑल सिनेरियो नजर आ रहा है यूपी के अंदर, क्या उसको देखते हुए और सख्ती की आवश्यकता है ताकि लोग समझे, वो ये जाने कि उनका बाहर निकलना इस वक्त सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर रहेंगे, खुद को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार देर आई पर दुरुस्त आई। बहुत सारे पैनलिस्ट ने बहुत सारी बात की, उसमें बहुत सारी बातें सही हैं और बहुत सारी बातों से मैं एग्री नहीं करता। जहां तक मुझे लगता है कि सारे पैनलिस्ट जो भी पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सब लोग मिल करके इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कराने की बात करते रहें और सरकार को मजबूर करें और सरकार भी इस बात को समझे कि लॉकडाउन से ही उत्तर प्रदेश में होने वाली त्रासदी को कम किया जा सकता है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कोरोना शहरों से निकल करके गांव में पहुंच गया है। आज ही मेरे गांव से फोन आया था, मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, मेरे गांव से ही फोन आया था और मैंने एक आदमी को सदर में एडमिट कराया, लेकिन जो वहां की हालत है वो हालत काफी खराब है। वहां पे 2 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे कोरोना का इलाज चल रहा है, उसके अलावा लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। और मुझे ये भी पता चला है कि लोगों की डेथ ज्यादा हुई है। लोग वैसे कहीं बनारस या इलाहाबाद लाके अपनी लाशों को जलाते थे, लेकिन अब वो वहां पे एक नदी है वहीं पे ही जला देते हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल एक्चुअली परेशान हैं जी। तो लेकिन मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता कि कोई इस्तीफा दे दे या सेना का शासन लगा दिया जाए, इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मिल करके इस कोरोना की महामारी में लॉकडाउन की डिमांड करें, लॉकडाउन को एक्सटेंड कराएं। और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में जो टेस्ट के रिजल्ट हैं वो डिले आ रहे थे। आज का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के पहले बहुत टाइम लग रहा था, ऐसा टाइम नहीं लगना चाहिए। सरकारी अमले को, प्राइवेट संस्थानों को बहुत तेजी से रिपोर्ट देनी चाहिए जिससे इसको रोका जा सके। ये एक दूसरे पे आरोप लगा करके हम शायद इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही समय है भी नहीं आरोप लगाने का। बिल्कुल डॉक्टर कौशल कांत, आपने बहुत सही यहाँ पर पॉइंट रेज किया है। मनीष शुक्ला जी, जो बाकी पैनलिस्ट ने कहा वो भी आपने सुना, डॉक्टर कौशल कांत ने जो कहा वो भी आपने सुना। सरकार ने हालात देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को थोड़ा और बढ़ाया है, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे एक चीज आज इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। आज मैं ऑफिस आ रही थी तो उस वक्त मैं दिल्ली से एनसीआर ट्रैवल करती हूँ, लेकिन सड़कों पर मुझे एक आम गर्मी की दोपहरी नजर आई कि लोग थोड़े कम थे लेकिन थे सड़कों पर निकलते हुए। तो क्या ऐसे लोगों को रोकने के लिए और सख्ती होने की आवश्यकता है? देखिए, इसके पहले मैं डिबेट में था, डॉक्टर कौशल कांत जी डिबेट में थे। उस दिन भी मैंने कहा था, लॉकडाउन की चर्चा उस दिन भी हुई थी। मैंने उस दिन भी कहा था कि आवश्यकता पड़ेगी सरकार कदम उठाएगी, और उसके बाद 2 बार, उस डिबेट के बाद 2 बार सरकार लॉकडाउन को बढ़ा चुकी है। हाँ, ये लॉकडाउन आंशिक लॉकडाउन है, इसमें इसेंशियल सेवाएं चल रही हैं और पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। जो लोग दवा लेने के लिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। तो चूँकि ऐसे लोगों को रोका भी नहीं जा सकता जो ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को छूट है जो जिनके पास डॉक्टर की पर्ची है। मैं भी लखनऊ में हूँ आज, तो यहाँ भी, लेकिन भीड़ नहीं है सड़कों पे, लोग ऐसी ही जगहों पे मूव कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि जनता भी सहयोग कर रही है। 1-2 बातें और मैं कहना चाहूँगा। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन और ये तमाम, आम आदमी पार्टी की सरकार है, चूँकि अन्य दोनों दलों की सरकार नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। दिल्ली की जनसंख्या करीब 2.5 करोड़ है। वहाँ रोज़ नए संक्रमित मरीज कितने निकल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जो मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी से, ये मान लिया जाए इनके अनुसार, इनके बयान के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट किया है, इनके अनुसार वो सारी मौतें अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं, जानबूझ के करवा रहे हैं। वहाँ जो नए संक्रमित निकल रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के नाते निकल रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिकें जो अरबों रुपए से खोली गई, उसमें एक टीका तक आज तक नहीं लगा कोविड के दौरान। वो तमाम चीजें हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो आपने बोला है, आपने जो बोला है, अगर जनसंख्या उत्तर प्रदेश, प्लीज आप मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, समय ले लीजिएगा। गाजी इमरान साहब, जवाब देने का पूरा वक्त हमारी मिलेगा आवाज भी नहीं जाएगी, आपकी आवाज भी नहीं जाएगी। पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए, आप समय मांग लीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से आप
बैठ के बोल जरूर सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार उत्तर प्रदेश दिल्ली में है, 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश, गाजीपुर से गाजियाबाद चलिए तो 12 घंटे लगते हैं, 12-16 घंटे लगते हैं। तो इस तरह की जहां विविधता हो वहां की कंडीशन के अनुसार अगर आप आकलन करेंगे, निरपेक्ष आकलन करेंगे, तो निश्चित रूप से दिल्ली से लाख गुना बेहतर उत्तर प्रदेश सरकार की काम कर रही है कोविड से बचने के लिए, चाहे वो जो संक्रमित मरीज निकल रहे हैं उनकी संख्या के अनुसार, या ऑक्सीजन की जो क्रंच थी उस क्रंच का मैनेजमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो दिल्ली में नहीं हो पाया है। और बहुत टिप्पणियां बहुत जगहों से हुई हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं फिर से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता सहयोग कर रही है और ये महामारी के समय में पॉजिटिव सुधार, जहां कमी हो वहां जरूर इंगित करना चाहिए। जी काजी इमरान साहब जवाब दीजिए। देखिए, अभी जो दिल्ली सरकार के ऊपर जो भी इल्जाम उन्होंने लगाए, अभी 946 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन का वादा केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था, लेकिन उसका 40% हिस्सा भी केंद्र सरकार हमको नहीं दे पा रही है। अब पहली बात। अरे दूसरी बात, किस सरकार ने जो किया वो बता दीजिए आज। दूसरी बात, देखिए ऑक्सीजन, जहां तक ऑक्सीजन का मामला है, क्लिनिकों का क्या हुआ, सरकार को, प्रवासियों को उत्तर प्रदेश क्यों धकेल दिया गया? दिल्ली, अब देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था मनीष जी, कम से कम सुनने का सामर्थ्य पैदा कीजिए अपने अंदर। उत्तर प्रदेश की क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है। उत्तर प्रदेश को आपने शमशान बना के रख दिया और दुर्भावना से ग्रसित होकर केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार को ऑक्सीजन, दिल्ली की सरकार को ऑक्सीजन नहीं दे रही है। 2.5 करोड़ की दिल्ली में जो नए संक्रमित निकल रहे हैं उनका अनुपात बता दीजिए। आप बोल रहे हैं, आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। जयपुर हॉस्पिटल में क्या हो गया? कम से कम आप पूरी बात तो पूरी करने दीजिए मनीष जी। आज जो वादा केंद्र सरकार ने 946 MT का वादा किया था केंद्र सरकार ने, उसका 40% भी नहीं दे पाई दिल्ली सरकार। जानबूझकर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के साथ दुर्भावना से ग्रसित होकर, राज्य का विषय है नहीं, राज्य का आपने तो सारी राज्य का विषय हाईजैक कर ली, आपने असंवैधानिक तरीके से हाईजैक कर ली। और उत्तर प्रदेश की, जब हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाने का देखिए, आप दोनों ही दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दोनों को ही संज्ञान में बात ला दूं कि हाईकोर्ट ने जहां एक तरफ ऑक्सीजन के संकट से मरने वालों को नरसंहार करार दिया है, लताड़ा है बीजेपी सरकार को, तो वहीं केजरीवाल सरकार को भी कहा है कि आपसे नहीं संभल रहा तो छोड़ दीजिए, हम केंद्र के अधिकारी बैठा देंगे। तो इन दिल्ली के हालात पर ना ही जाए, हम उत्तर प्रदेश के हालात पर इस वक्त बात कर रहे हैं। मैं आपका रुख करूंगी अनिल जी। अनिल जी, मैं उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में आप देखिए, इन्होंने इस बात का बिल्कुल जवाब नहीं दिया। हम टीवी चैनल्स पर देखेंगे, हम अखबारों में देखेंगे, उनको देखेंगे तो सब कुछ बेहतर नजर आएगा। और अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, अगर स्थिति को सुधारने के लिए, देखिए कोरोना का ये संकट है, बहुत बड़ा संकट है, लगातार हम कहते रहे हैं इस बात को, और क्या इस पर भी लड़ने की आवश्यकता है? लड़ना हमें कोरोना से है, एक दूसरे से नहीं। लड़ कौन रहा है? मुकदमे कौन दर्ज करवा रहे हैं? अगर ऑक्सीजन की कमी कहीं हम इंगित कर रहे हैं तो मुकदमे दर्ज करवाने की बात कौन कर रहा है? सिंगल मुकदमा बताइए कहाँ हुआ है? की बात कौन कर रहा है? गाजियाबाद सिंगल मुकदमा बताइए, रोज चैनलों पे आप लोग कह रहे हैं किसी के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। एक नौजवान अपनी मां की जान बचाने के लिए पुलिस वालों के आगे हाथ पैर जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसका ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त कर लिया गया। किस तरह की स्थिति है? रायबरेली के अंदर अगर कोई पत्रकार ऑक्सीजन की कमी को इंगित कर दे तो उस पर आप मुकदमा दर्ज कर दे रहे हैं। लखनऊ के अंदर अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ऑक्सीजन की कमी के बारे में सवाल उठा दे तो आप उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। ये मुकदमा वीर सरकार है, ये बात वीर सरकार है। ये ना तो विपक्ष को साथ लेकर चल सकते हैं, ना तो एक्सपर्ट्स को साथ लेकर चल सकते हैं। ये अपने डंडे से पूरे सिस्टम को हाकना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। अगर आज महामारी उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जांचें हुई उनकी समय से रिपोर्ट्स नहीं आई। और जो गांव देहात का जो मामला है, मैं इस समय गांव में ही बैठा हूं, मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला और यहीं पर बैठा हूं। मैं अपनी बात मैंने अभी जिक्र किया कि मैंने जो सरकारी अस्पताल में जांच कराई थी उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। मैंने डीएम साहब से भी बात किया, लेकिन किसी की तरफ से कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा है और न ये व्यवस्था सुधारने का नाम ले रही है। अब अपर्णा जी आप बताइए। ठीक है मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी, अगर रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, मनीष शुक्ला जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही महामारी को रोकेंगे। सबसे बड़ा लूप। काजी इमरान साहब थोड़ा आप भी शांत हो जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। जी मनीष शुक्ला जी, जहां ऑक्सीजन के संकट की बात आई, आप सारे सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन ये बात भी सच है ना सर कि हाईकोर्ट ने लताड़ा है आज कि ऑक्सीजन के संकट से अगर कोई मरता है तो वो कोई सामान्य मौत नहीं है, वो नरसंहार है, जनसंहार है वो।
दो चीज़ें मैं कहूँगा। मेरठ और लखनऊ में छपे समाचार पत्र के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर ऑक्सीजन से मौत होती है तो ये नरसंहार है। दोनों लोगों से 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई है, नोटिस दी गई है। वो नोटिस का जवाब डीएम देंगे। जब नोटिस का जवाब हो जाएगा, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, तब इस बात को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अभी उन्होंने ये बात इस आधार पर कही। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि रोज टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में बयानों के द्वारा तमाम लोग ऑक्सीजन या तमाम जो समस्याएं हैं उसको उठा रहे हैं। एक आदमी का नाम बताइए जिसके ऊपर एफआईआर हुआ हो। गाजियाबाद में जो अवैध ऑक्सीजन की स्टोरेज कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन अब इनको ये बुरा लग रहा है। तो ये जो भ्रम पैदा करने वाले लोग हैं, इनसे बचना चाहिए। बिल्कुल भ्रम से बचना चाहिए हमें। जो मौजूदा हालात है, बहुत कम समय से मेरे पास डॉक्टर कौशलकांत से मैं जवाब लेना चाहती हूँ। डॉक्टर कौशलकांत, सेकंड वेव से ही अभी हम जूझ रहे हैं या उस पर जीत पाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और आज ही ये समाचार मिलता है कि अब तीसरी वेव का खतरा भी सर पर है। जी हाँ, बिल्कुल तीसरी वेव का खतरा है सर पर। और मैं बता देता हूं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों जगह तीसरी वेव अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में आएगी। और ये हो सकता है कि ये जो अभी की वेव है इससे ज्यादा खतरनाक हो या इसके बराबर ही हो। और अगर हम लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हुए, तो हम इससे ज्यादा मौतों को शायद और देखेंगे। सरकार कहीं की भी हो, चाहे दिल्ली की मान ले और चाहे उत्तर प्रदेश की मान ले, दोनों फेल हुई हैं। दिल्ली की ज्यादा फेल हुई है क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है। जितना बजट राजधानी में एम्स का है, उतना बजट एम्स का है, उतने बजट में उत्तर प्रदेश का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। तो उसके बावजूद भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश थोड़ा बेहतर कर रहा है। और मुझे लगता है कि केवल अगर जो नंबर्स हैं, टेस्ट के नंबर हैं, उसको बढ़ा दिए जाए, उसकी रिपोर्ट जल्दी आए, तो चीजें ज्यादा ठीक से होंगी। लेकिन कोई भी सरकार हो, जब अमेरिका, यूके, फ्रांस, पेरिस, ब्राजील सब घुटनों पे आ गए इस महामारी में, तो हिंदुस्तान की कोई भी सरकार वो घुटनों पे आएगी। उसका तरीका रोकने का लॉकडाउन है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ अगर ये डिमांड करें कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, इवन दिल्ली में भी मैं पहले दिन से लॉकडाउन का हिमायत करते आया हूं, क्योंकि उससे मैं जानों को बचा पा रहा हूं। लोग पॉलिटिक्स में पिछले लॉकडाउन की इकोनॉमिक क्राइसिस को बताते हैं, पिछले लॉकडाउन के मजदूर माइग्रेशन को बताते हैं। मैं आज तक नहीं देख पाया कि किसी मजदूर के घर में लॉकडाउन में कोई भूखों मरा हो या कोई गरीबी से मरा हो। अगर मुझे बचाना होगा तो मैं बहुत जान कम वक्त है मेरे पास। गरीब आदमी अभिषेक सोम जी, क्या आप भी लॉकडाउन के पक्ष में मांग करेंगे? दिखाना चाहूंगा, 10 सेकंड में बताइए। चाहूंगा, देखिए, मैं ये चाहता हूँ, लॉकडाउन विकल्प नहीं है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपील करते हैं कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए चाइना द्वारा निर्मित दवाई को, वेंटिलेटर्स को और उनसे सहायता उपलब्ध कराएं। फाइजर की वैक्सीन को आप बताइए, हिंदुस्तान के अंदर तो उसको लागू कर देना चाहिए ताकि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान बच सके। जी बिल्कुल स्पष्ट बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर इस चेन को रोकना है तो निश्चित रूप से लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा और लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। हम बिल्कुल लॉकडाउन के पक्ष में आप भी मांग करते हैं, लॉकडाउन के पक्ष में हैं आप? जी नहीं, लॉकडाउन तो लगाना ही चाहिए। जांच कराएं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, अस्पतालों में मरीजों की भर्ती की व्यवस्था करें, मरीजों को दवाएं मिलें, ये सारी व्यवस्था करें। और आंकड़ों से मनीष शुक्ला जी, तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ लॉकडाउन भी बढ़ाया जाना चाहिए। क्या आपकी पार्टी आगे बढ़ाएगी सरकार प्रदेश के अंदर? देखिए अपर्णा जी, चैनल पे बैठ के मैं नहीं घोषित करता हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि डॉक्टर मिश्रा जी उस दिन थे, 4 दिन 5 दिन पहले, उस दिन भी मैंने कहा था कि सरकार हर वो कदम उठाएगी जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। और उसके बाद 2 बार ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका समय कम है, मेरे पास माफी मांगूंगी आप सभी से, समय कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार तमाम कदम उठा रही है, कुछ कमियां अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि उन तमाम लूप होल्स को भी पूरा करने की कोशिश है। जनता भी जागरूक है और जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर पालन कर रही है। कोरोना के इस जंग को हम सभी को मिलकर लड़ना है और कोरोना को हराना है। महाबहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी जीनत का। शुक्रिया।